Hello everyone and welcome to my channel Decode Bear Act. So in this video I am going to discuss about committal of cases which is given under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. In this video I will going to discuss all about committal of cases. What really is the meaning of the committal and when it is done, and what are the process, what are the circumstances under which a magistrate can commit a case to the court of session for committal, what is the need for this, and all this we are going to discuss in this particular video. So be with me till end. So let's start. तो सबसे पहले हम कमिटल ऑफ केसेस को समझने से पहले हम समझते हैं कि ऐसे मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर है किसी मैटर का कॉग्निजेंस लेने के लिए, वो क्या क्या उसके पास क्या ऑप्शन है, कैसे लेता है मजिस्ट्रेट, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए सेक्शन 210 इस चीज़ से डील करता है, जो कि कहता है कि वो मजिस्ट्रेट जो कि उस ऑफेंस के कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट ने जब किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया है तब क्या होगा. तो इसमें ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के प्रोविज़न के मद्देनज़र, या तो हम ये कहें कि इस चैप्टर के जो भी प्रोविज़न है उसके अधीन कोई भी मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास का, या एंड और कोई भी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का, अगर वो स्पेसिफिकली एम्पावर है अंडर सब सेक्शन 2. अगर फर्स्ट मतलब क्या कह रहा है बेसिकली कि ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास अगर वो स्पेसिफिकली एम्पावर है अंडर सब सेक्शन 2 में, तो वो किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं. अब कॉग्निजेंस लेंगे कैसे, इसमें 3 पॉइंट दिया गया है कि इस तरीके से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है. सबसे पहले कि अगर कंप्लेंट आई है उस फैक्ट के बारे में, ठीक है, तो उस कंप्लेंट के थ्रू सकता है, या तो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू हो सकता है जो कि सबमिट किया गया है बाय द पुलिस ऑफिसर, या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन ने दी है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या खुद के नॉलेज में ऐसे ऑफेंस के बारे में उनको नॉलेज हुई है. अब देखिए कंप्लेन जब होता है तो ये तीनों का अलग अलग प्रोसीजर अलग अलग होता है. अगर कंप्लेन दिया तो इसकी प्रोसीडिंग अलग रहती है. एफआईआर पे अगर कोई मैटर या कोई ऑफेंस की नॉलेज हुई है तो उस पर क्या होता है, एफआईआर जब लॉन्च होता है उसके बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं. इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपना पुलिस रिपोर्ट भेजते हैं. उसमें ये या तो ये हो सकता है कि ये बोले, पुलिस रिपोर्ट में ये हो सकता है कि वो बोल सकते हैं कि हाँ इस पर्सन ने या जो अक्यूज पर्सन है इसने ऑफेंस किया है, तो वो चार्जशीट फाइल करेंगे. अदरवाइज़ उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे. थर्ड पॉइंट की बात करता है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी ऑफेंस के बारे में नॉलेज हुई है लेकिन ऐसा जो नॉलेज उन्हें मिली है वो पुलिस ऑफिसर के थ्रू नहीं मिली है, या खुद के नॉलेज से उन्हें ऐसे ऑफेंस के बारे में पता चला है, तब भी वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं. अब सी पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जांपल सो दैट आपको समझ में आ जाए. देखिए हम फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें कहा गया है कि अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर, यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास आई है लेकिन वो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने नहीं दिया है. तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एनजीओ है, ठीक है. एनजीओ मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मैटर से डील करता है, यू ऑल नो. तो मान लीजिए एनजीओ है वो चाइल्ड या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से डील कर रहा है, वो उसी के बारे में बात कर रहा है. तो अब एनजीओ को ऐसी कोई खबर मिली है, कहीं से नॉलेज हुआ उन्हें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं ना कहीं हो रहा है, तो इसका इंफॉर्मेशन वो जाकर मजिस्ट्रेट को दे देंगे. और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसी केस ऐसा एग्जिस्ट करता है, या अगर नहीं भी लगता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंडक्ट करा के वो जान लेंगे कि हाँ ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है, देन उसके बाद वो कॉग्निजेंस ले लेंगे. और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, या उनके खुद के नॉलेज में आया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है. इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एक इंडियन एविडेंस एक्ट एक सेक्शन में, जिसमें ये था कि हमने यू ऑल गाइस रीड अबाउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कि कोई भी एडवोकेट अगर क्लाइंट
को कुछ भी बताता है तो एडवोकेट आर प्रिवेंट कि वो कुछ जाकर कोर्ट में ना बोले वो सब। लेकिन देयर आर सम केसेस कि जहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो जो अक्यूज वो मजिस्ट्रेट के सामने ही ऐसा कोई ऑफेंस कर दे तो उस केस में ये वाला चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि उनके खुद के नॉलेज में ऐसे ऑफेंस आए, ऐसे ऑफेंस के बारे में उन्हें नॉलेज मिली है, तब वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज 1 कहता है। अब क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 फर्दर बेसिकली इस क्लॉज 1 को ही एक्सप्लेन करता है, जिसमें हमने ऊपर पढ़ा था कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी किसी मैटर का कॉग्निजेंस ले सकता है, जिसमें ये कहा गया था अगर वो स्पेसिफिकली एम्पावर्ड है। तो वही बताया गया है कौन उसे एम्पावर करेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके पास ये पावर है कि वो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को वो एम्पावर कर सकते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर मैटर का कॉग्निजेंस ले लो और कॉग्निजेंस ले लो, टेक कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस। मतलब ऐसे जो ऑफेंसेस है जो ऊपर हमने जो भी कोई ऑफेंस हुआ होगा उसके तुम कॉग्निजेंस ले लो, एज आर विथ इन इट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि तुम इस पर्टिकुलर मैटर के कॉग्निजेंस ले लो, तो ये सीजीएम ये इसको ध्यान में रखेंगे कि वो मैटर उसके मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस के अंदर ही हो, यानी कि उनकी कॉम्पिटेंस में हो। यानी कि अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इज़ एम्पावर टू गिव पनिशमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर, तो इस केस में जो सीजीएम है तो ऐसे ही ऑफेंस के कॉग्निजेंस उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को देंगे या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को देंगे जो कॉम्पिटेंट है ऐसा ट्राई करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 210। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है कि ऐसे मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर है कॉग्निजेंस लेने के लिए, या जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं तब क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा भी होगा कि मजिस्ट्रेट जब कॉम्पिटेंट नहीं होता है कॉग्निजेंस लेने के लिए तब क्या होगा। तो उसके लिए मैंने वहीं पर सेम इसलिए मैंने नीचे पैराग्राफ ऐड ऑन कर दिया जिसमें ये मैंने बोला है कि हमने ऊपर सेक्शन में ये पढ़ लिया कि हमने ये पढ़ लिया कि जो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है कॉग्निजेंस लेने के लिए तो वो ये सब के थ्रू कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी मैटर का। व्हाट इफ़ अगर मजिस्ट्रेट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस तो इसके लिए आई वुड लाइक टू रेफ़र सेक्शन 224 जो ऐसे वो प्रोसीजर बताता है जब मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी केस के कॉग्निजेंस लेने के लिए तब क्या होगा। तो सेक्शन 224 क्या कहता है कि अगर कंप्लेंट इफ़ द कंप्लेंट इज़ मेड टू अ मजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि अगर कोई कंप्लेन हुआ है उस मजिस्ट्रेट के सामने जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए, देन ही शैल, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो इफ़ द कंप्लेंट इज़ इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो रिटर्न कर देंगे फॉर द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, तो वो उस चीज़ को कंप्लेंट को रिटर्न कर देंगे ताकि वो के में विथ एन इंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, और साथ ही साथ इंडोर्स कर देंगे कि आई एम नॉट द मजिस्ट्रेट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मैटर। ऐसा इंडोर्समेंट करके वो कंप्लेंट को जो राइटिंग में आई है उसे प्रॉपर कोर्ट में भेज देंगे। और बी पॉइंट क्या कहता है कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं आई है, यानी कि मान के चलिए वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रू आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी हो सकता है, या तो ओरल कम्युनिकेशन या ओरली हुआ है, तब क्या होगा। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कंप्लेंट आपकी राइटिंग में नहीं है तो वो डायरेक्ट करेगा कंप्लेनेंट को यू आर गो टू द प्रॉपर कोर्ट, क्या प्रॉपर कोर्ट में जाइए, एंड वहाँ पर फिर जो कंप्लेनेंट प्रॉपर कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो ये हमें क्या समझ में आया, हमने यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात की है, मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी की बात की गई है, तो ये बेसिक था। अब हम समझते हैं कि कमिटल क्या होता है। तो सबसे पहले कमिटल समझने से पहले उसकी मीनिंग समझते हैं कि या एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कमिटल। तो कमिटल सिंपली अगर मैं बात करूँ, देखिए कमिटल का मतलब होता है कि जब मजिस्ट्रेट किसी मैटर का कॉग्निजेंस ले लेता है,
देन उसके बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा जो मैटर आया है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, और साथ ही साथ वो ऐसा बिलीव करता है मजिस्ट्रेट की इनफ एविडेंस है और केस एग्जिस्ट करता है कि ऐसा जो मैटर है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ही ट्राई किया जा सकता है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर देगा, वो उस मैटर को ट्रांसफ़र कर देगा टू द हायर कोर्ट, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन। इसी कमिटल कहते हैं। सो इन इजी लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा मैटर या ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि विच इज़ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन वह क्या करेगा, वह उस मैटर का कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको कमिट कर देगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो कमिटल इज़ व्हाट, कमिटल इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ अ मैटर फ्रॉम अ लोअर टू द हायर, लोअर भी नहीं कहेंगे तो हम ये सिंपल कह सकते हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये होता है आपका कमिटल ऑफ केसेस, ये कमिटल होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या कमिटल सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन किया जाता है? हाँ, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन को ही कमिट किया जाता है। कमिटल प्रोसेस तभी कहा जाएगा जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफ़र करे केस। अब हमें ये कहाँ से पता चला कि कोर्ट ऑफ सेशन को ही कमिट किया जाता है, मतलब कोर्ट को नहीं कमिट कर सकते हैं? तो इसका हम आंसर दे सकते हैं, वी कैन टेक द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 213, जो कि बात कहता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस कब लेगा। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इससे हमें दो चीज़ें क्लियर होती है। क्या होती है पहले मैं समझा देती हूँ। देखिए इस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी नेवर एवर कभी भी किसी भी मैटर का डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेती है। कभी भी ऐसा आपने नहीं देखा होगा डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले। हरदम सबसे पहले जो भी कोई मैटर आता है, ऑफेंस होता है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेती है, देन उसके बाद आगे के प्रोसीजर होते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन में आप डायरेक्ट कभी भी केस को नहीं, या कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट किसी केस का कॉग्निजेंस नहीं लेती है। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। दे आर टू एक्सेप्शन अंडर विच कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है। अब वो दो केसेस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना इस सेक्शन में बताया गया है। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस सेक्शन फर्स्ट। तो क्या कहता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, की कोर्ट ऑफ सेक्शन जब किसी ऑफेंस के कॉग्निजेंस लेता है तब क्या होगा। तो इसमें पहला ही जो लाइन है कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, मतलब क्या छोड़कर, इसमें एक्सेप्ट किया गया, मतलब इसको छोड़कर, जो कि अदरवाइजली एक्सप्रेसली इस संहिता में उसको छोड़कर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक्सेप्शन बता दिया गया, ये एक्सेप्शन को छोड़कर, और बाय एनी अदर लॉ, यानी कि और कोई लॉ है लाइक स्पेशल लॉ कोई हो गया, उसको छोड़कर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि उस समय फोर्स में है। अब आपका जो मेन से स्टार्ट होता है, जिसमें ये कहा गया है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड टू इट बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। तो सेक्शन 213 क्या कहता है, इसका जो सेक्शन है वो ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन है वो कभी भी डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है किसी भी मैटर का, अनलेस जब तक वो केस कमिट ना हो बाय द मजिस्ट्रेट के द्वारा, जब तक वो केस कमिट ना हुआ हो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तब तक वो कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी किसी मैटर का डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। अब ये जो है दिस पार्ट, ये आपका मेन प्रोविज़न है। आई वुड हाईलाइट दिस पॉइंट, ये आपका मेन प्रोविज़न है। और ये जो पॉइंट है आपका एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है कि अगर एक्सप्रेसली अदरवाइज प्रोवाइड किया गया है, वो भी देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड, यानी कि अगर हम ऐसा चाहते हैं या कोई भी अगर एक्सप्रेसली कोई सेक्शन दिया है तब भी
तब ये हो सकता है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले, अदरवाइज वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। सो आगे मैंने लिखा है कि सो फ्रॉम द अबव we get to know that the court of session can never take the cognizance of the matter directly, ठीक है। बट there are some exception, there कुछ exception है इस रूल के, जो कि हैं as follow। कौन कौन से हैं? This was the first point and this is the second point, दैट इज़ डिफॉर्मेशन के केस में और एडिशनल प्रोसिक्यूशन के केस में। ये दो ऐसे केस है जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकती है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया कि कमिटल क्या होता है, कमिटल हमने पढ़ लिया कि कैसे हमें पता चला कि कोर्ट ऑफ सेशन करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन क्यों किया जाता है, क्या कोर्ट ऑफ सेशन कभी डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकती है, हमने इस चीज़ों का आंसर कर दिया। अब हम बात करते हैं क्या सरकमस्टांसेस है जिसमें मजिस्ट्रेट किसी मतलब केस को कमिट कर सकता है कमिटल के लिए, क्या ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिसमें मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। तो देखिए इसके लिए आई वुड लाइक टू रेफर सेक्शन 232 जो कि बताता है कि कमिटल ऑफ केसेस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। तो ये आपको याद रखना है, कमिटल किस केस में होगा? जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा मैटर है जो कि ऐसा ऑफेंस है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। और ये जो उसमें सेक्शन 232 में दिया गया है, दिस आर द एक्सक्लूसिव, यही एक्सक्लूसिव, इसके अलावा और कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है जिस फिर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जा सकता है। ये जो आप सेक्शन इस सेक्शन में जो पढ़ेंगे ये ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें मजिस्ट्रेट केस को कमिट कर सकता है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये। तो कहता है क्लॉज 1, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, या सो क्या कहता है, व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट या अदरवाइज, यानी कि जब केस इंस्टीट्यूट हुआ है रिपोर्ट पर या अदरवाइज मीन्स कि या सुओ मोटो, ये दो बचे हमारे पास। हमने सेक्शन 210 अभी ऊपर मैंने आपको ये बात बताई थी। द अक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, अक्यूज को लाया, अक्यूज अपीयर हुआ यानी कि वो वॉलंटरी अपीयर हुआ या तो समन के थ्रू अपीयर हो गया, या इस ब्रॉड मजिस्ट्रेट या तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, यानी कि मान लीजिए वो समन पे नहीं आया तो वारंट इशू किया गया, वारंट पर लाया गया, या अगर वो पुलिस कस्टडी है तो रिमांड से लेकर लाया गया। एंड इट अपीयर टू द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ऐसा लगता है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। तब वो क्या कर सकते हैं, या तीन चीज़ें वो कर सकता है मजिस्ट्रेट। सबसे पहले वो कमिट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, उस केस को अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है तो वो कमिट कर देगा आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ 230 एंड 231, मतलब कमिट कर देगा केसेस को सेक्शन 2 एंड 231 को ध्यान में रखते हुए, जो कि आपका पहले था सीआरपीसी में 206 एंड 207, जो कि बात करता है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब वो जो मजिस्ट्रेट है कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, साथ ही साथ 206 या 207 की पालना करेगा, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट है सब अक्यूज़ को देगा to the court of session and subject to the provision of this संहिता relating to bail, remand the accused to custody until such commitment has been made। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो कहता है कि अगर बेल पे छूटा है वो पर्सन तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो बेल पे नहीं छूटा है तो उस पर्सन को जब तक कमिटल नहीं हो जाता है उस पर्सन को रिमांड में रखा जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ रिमांड? रिमांड होता है कि पुलिस जब अपनी कस्टडी में किसी अक्यूज़ को रख लेती है तो उसको रिमांड कहते हैं, ठीक है। अब क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी हम पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता रिलेटिंग टू बेल, यानी कि इस संहिता के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए जो कि बेल से डील करता है, वो रिमांड अक्यूज़ को, मतलब उस अक्यूज़ को रिमांड किया जाएगा कस्टडी में जब तक उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता है, तब तक उस पर्सन को रिमांड में रखा जाएगा। सी पॉइंट क्या कहता है कि उस सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल्स इफ़ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस इन एविडेंस, मतलब वो सारे रिकॉर्ड, उस केस के सारे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स जो भी है जो कि ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस होने वाले हैं, वो सारे चीज़ को केस उस सब को भी कोर्ट ऑफ सेशन जब
के पास जब कमिट होगा तो वो सब जाएगा। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि नोटिफाई कर दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि ऐसा केस कमिट हो रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोविज़न है जो प्रोवाइडेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका न्यूली ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी प्रोसीडिंग होती है इस सेक्शन के अंडर, यानी कि जब भी कमिटल होता है तो उसको कंप्लीट करना है विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। जब कॉग्निजेंस ले लेता है मजिस्ट्रेट, जैसे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और केस को, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो 90 दिनों के अंदर ये जो कमिटल का वो हो जाना चाहिए। एंड सच पीरियड में बी एक्सटेंडेड, यानी जो 90 दिन का पीरियड है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 180 डेज के लिए, बट उसके लिए मजिस्ट्रेट को अपना रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में, तब ऐसा हो सकता है। सीआरपीसी की बात करूँ, सीआरपीसी में कमिटल का प्रोसेस भले ही दिया था, ऑब्वियस सी बात है कमिटल प्रोसेस सीआरपीसी में भी था, बट उसमें कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया था। बट हाँ, इस केस में क्या हुआ कि टाइमलाइन दिया गया है। अब प्रोवाइडेड फर्दर क्या कहता है, लेट मी यस, प्रोवाइडेड फर्दर ये कहता है कि any application filed before a magistrate by the accused or the victim or any person authorized by such person in a case triable by court of session shall be forwarded to कोर्ट ऑफ सेशन विद द कमिटल ऑफ केसेस। यानी कि कहता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज़ फाइल करता है या तो विक्टिम फाइल करता है या कोई पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है, 3 पर्सन है, अक्यूज़ ने फाइल किया है कमिटल के लिए या किसी विक्टिम ने फाइल किया है या कोई और पर्सन जो कि ऑथराइज है ऐसे पर्सन के बिहाफ पर, तो वो जो मजिस्ट्रेट है सारा जो है चीज़ें हैं सब उस चीज़ को कमिट कर देगा, उस केस को कमिट कर देगा, साथ ही साथ सारे एप्लीकेशन सब डॉक्यूमेंट देकर उस पर्सन को भी बता देगा कि ये प्रोसेस इसको कमिट करने के लिए बोल सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमिटल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching, and if you have any doubt please let me know in the comment section. Till then, thank you, bye bye.